हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं आपका आरसीसी में आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका स्लैब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम उसी वे में कवर करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। इसको यहाँ पर हम कम से कम 3 या 4 पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशन में हम पहले थोड़ा सा एक हिंट ले लेते हैं कि सर जो वन वे स्लैब होता है और टू वे स्लैब होता है वो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट रहता है और यही एक ऐसा पोर्शन है आपके स्लैब के अंदर का जो मोस्टली आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपके एई एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर। क्लियर है? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि सभी स्टूडेंट इतना तो जानते हैं कि सर वन वे स्लैब होता है और टू वे स्लैब होता है। अब जो ये वन वे स्लैब होता है और टू वे स्लैब होता है, इसको जो क्लासिफाइड किया गया है, किसके अंडर क्लासिफाइड किया गया, इसकी जो क्लासिफिकेशंस की गई है डियर, वो आपका बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर की गई है। बेंडिंग बिहेवियर के आधार पर जो आपके स्लैब होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है सर हमारा वन वे स्लैब और दूसरा होता है सर टू वे स्लैब। अब जो वन वे स्लैब होता है और टू वे स्लैब होता है, इनको जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो अलग अलग कंडीशंस के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले सर हम उसको एज ए फॉर्मूला कंडीशंस के आधार पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जिसको हम एज ए एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? और दूसरा रहता है सर सपोर्टिंग कंडीशंस के आधार पे भी हम अपने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्राइटेरिया फर्स्ट, जो फॉर्मूला बेस्ड होगा। फॉर्मूला बेस्ड हम उसको बोल सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है सर? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन होता है। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक वन वे स्लैब है, आप रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रही होगी, जिसका जो लॉन्गर स्पैन है वो 4.5 मीटर है और शॉर्टर स्पैन मैंने कितना लिया है सर? 2 मीटर लिया है, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए। तो अगर हम बात करते हैं वन वे स्लैब का एस्पेक्ट रेशियो की, तो क्या होता है सर? अगर आपका रेशियो लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन क्या हो सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो उसको हम वन वे स्लैब बोलेंगे। मैंने इसको एग्जांपल के लिए भी आपको समझाया है, जैसे लॉन्गर स्पैन मेरे पास कितना है सर? 4.5 मीटर है और शॉर्टर स्पैन कितना है सर? 2 मीटर है। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ रही है वैल्यू? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर? वन वे स्लैब बोलूंगा। क्लियर है? उसी तरह से जब हम टू वे स्लैब का एस्पेक्ट क्राइटेरिया चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन। अगर आपके पास सर लेस देन 2 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? टू वे स्लैब बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गर स्पैन आपके पास यहाँ पे 4.5 मीटर है और शॉर्टर स्पैन हमारे पास 3 मीटर है, तो 4.5 बाय 3, तो आपके पास कितना है सर? 1.5। तो ऑब्वियसली है ये 2 से क्या है सर? छोटा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का डिफरेंशिएट किया, किसके आधार पर सर? एस्पेक्ट रेशियो के आधार पर। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड क्राइटेरिया, और जो सेकंड क्राइटेरिया रहने वाला है आपका, वो सपोर्टिंग क्राइटेरिया रहने वाला है। सपोर्टिंग क्राइटेरिया के आधार पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वन वे स्लैब की। अगर आपका वन वे स्लैब दो अपोजिट साइड से बीम से सपोर्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन वे स्लैब बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे पास स्लैब था जो रेक्टेंगुलर शेप का था और इसको दोनों अपोजिट साइड से मैंने किससे सपोर्ट किया है? आपके बीम से सपोर्ट किया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर? वन वे स्लैब बोलूंगा। अगर हम बात करते हैं टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब में क्या होता है कि जो आपका सर स्लैब होता है वो चारों तरफ से आपके बीम से सपोर्टेड होगा। क्लियर है? अगर वो चारों तरफ बीम से सपोर्टेड होगा तो इस टाइप के स्लैब को हम क्या बोलेंगे सर? टू वे स्लैब बोलेंगे। और ये दो ऐसे क्राइटेरिया है जो मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं डियर। क्लियर है? थर्ड क्राइटेरिया आता है आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि यहाँ पे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है। तो ये आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि जो लोड कैरी ऑन शॉर्टर पाथ ऑन लॉन्गर बीम, कि जो यहाँ पे लोड कैरी करता है वो शॉर्टर पाथ करता है ऑन ए लॉन्गर स्पैन। आप देख सकते हैं हाफ ऑफ लोड ट्रांसफर्ड होता है बाय ईच बीम, मतलब 50% लोड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? आपका इस तरफ बीम में हो जाता है और 50% उस वाले बीम में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कितने बीम लगे हैं आपके वन वे स्लैब में? 2 अपोजिट बीम लगे हैं। अब इन दोनों ही अपोजिट में इक्वली लोड क्या होता है आपके पास? डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर किस शेप में होता है? वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है।
बट जब हम बात करते हैं आपके टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब में क्या होता है, जो लोड जो ट्रैवल करता है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, आपके शॉर्टर में भी ट्रैवल करेगा और लॉन्गर डायरेक्शन में भी करेगा। अब जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग वो कैसा रहेगा सर, आपके ट्रेपेजियम रहेगा। और अगर हम शॉर्टर के लॉन्ग देखते हैं तो शॉर्टर के लॉन्ग कैसा रहेगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास वो सर ट्रायंगुलर रहेगा। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद लास्ट आता है आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, कि जो सर आपका वन वे स्लैब होता है उसका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और टू वे स्लैब उसका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। अगर हम बात करते हैं आपकी किसकी, आपके वन वे स्लैब के लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग इसका डिफ्लेक्शन कैसा रहता है सर, कांस्टेंट रहता है। और अगर मैं शॉर्टर की बात करता हूं तो शॉर्टर के लॉन्ग सर पैराबोलिक रहता है। बट जब हम टू वे स्लैब की बात करते हैं तो टू वे स्लैब में क्या होता है, चाहे आपका लॉन्गर स्पैन हो चाहे आपका शॉर्टर स्पैन हो, दोनों तरफ हमारा डिफ्लेक्शन कैसा रहने वाला है सर, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक भी बोल सकते हैं, पैराबोलाइडल भी बोल सकते हैं। पैराबोलाइड जो वर्ड ड्राइव हुआ है वो आपका पैराबोलिक वर्ड से ही ड्राइव हुआ है डियर। क्लियर है, तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको स्लैब को कवर करने से पहले पता होने चाहिए, और यहीं से आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसी वनडे एग्जाम में आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपना पहला क्वेश्चंस की। देखिएगा पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर ए स्लैब स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन, कि आपके पास एक स्लैब है जो स्पेनिंग किया गया है उसको दोनों डायरेक्शन में, फॉर कैलकुलेटिंग द स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। देखिएगा हम क्या करते थे यहाँ पे, हम यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन जब चेक करते थे, देखिएगा जब हम क्या करते सर वर्टिकल डिफ्लेक्शन चेक करते थे तो उस कंडीशंस में आप देखते थे कि जो आपका स्पेन टू डेप्थ रेशियो होता है ये कब सर, अगर आपका सर इफ स्पेन क्या हो, स्पेन आपके पास अगर लेस देन 10 मीटर हो, ये कोडल पोजीशन जो है आपका बीम में भी वैलिड रहेगा और स्लैब के अंदर भी वैलिड रहेगा। ठीक है, और स्लैब कौन सा सर, अगर हमारे पास वन वे स्लैब होगा तो उस कंडीशन में देखिएगा कि अगर सर आपके पास यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे सर हम स्पेन टू डेप्थ रेशियो देखेंगे। क्लियर है, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ बीम में हम सबसे पहले किसकी बात करते थे सर, आपकी कैंटिलीवर बीम की, कैंटिलीवर बीम की बात करते थे। कैंटिलीवर बीम बोल दो या स्लैब बोल दो, बात एक ही है क्योंकि सेम रहेगा कोडल प्रिजन। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम और आपके पास कॉन्टिन्यूअस स्लैब कर रहे हैं तो हम स्लैब बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस कंडीशंस में आपकी वैल्यू क्या रहती थी सर, 7 रहती थी, आपके पास 20 रहती थी और आपके पास 26 रहती थी। क्लियर है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है आपका कब सब, हम तो बीम की बात कर रहे हैं एंड वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं। तो आपको ये क्राइटेरिया रहेगा। अगर सर क्या होगा आपके पास, इफ, अगर सेकंड क्राइटेरिया भी मैं आप बता देता हूं कि इफ अगर सर आपका स्पेन क्या हो, स्पेन अगर मोर देन 10 मीटर हो जाए, 10 मीटर से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो इसको जो मैं नाम दूंगा, जो ये मेरे पास वैल्यू आई इसको मैं नाम दे देता हूं आपके पास ए वैल्यू। यस सर, ए वैल्यू नाम दे दिया है। अब जो मेरे पास ये ए वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में आपके पास स्पेन टू डेप्थ रेशियो क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास ए वैल्यू आई, यहां से जो भी ए वैल्यू आई उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाई स्पेन से। किससे करेंगे सर, आप 10 बाई स्पेन से करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसका भी स्पेन बाई डेप्थ रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट कोडल प्रिजन की, और नेक्स्ट कोडल प्रिजन रहता है आपका टू वे स्लैब का। नेक्स्ट आता है टू वे स्लैब की बात कर लेते हैं वहां। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टू वे स्लैब में क्या होगा आपके पास सर, स्पेन टू ओवरऑल डेप्थ देखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सर टाइप्स ऑफ बीम आ जाएगा, यहाँ हम स्लैब की बात, तो बीम तो नहीं होगा, स्लैब ही कर देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लैब, और उसके बाद आएगा आपके पास स्पेन टू ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बीम में आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सर हो सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम,
सिंपली सपोर्टेड हो गया है और आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो गया है। यहाँ पे भी दो बनेंगे, एक तो रहेगा सर आपका माइल्ड स्टील के लिए क्या रहेगी वैल्यू, माइल्ड स्टील के लिए देखना होगा, माइल्ड स्टील में कौन सा आता है सर आपका ग्रेड Fe250 आता है, और दूसरा हो गया सर आपके पास HYSD, ठीक है। तो उस केस में अलग अलग रहेगी। सिंपली सपोर्टेड में ये वैल्यू रहेगी सर आपके पास 35 और यहाँ पे रहेगी 40, बट HYSD में क्या होगा सर 80% रिड्यूस, तो 35 का 80% कितना हो जाएगा सर आपके पास 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, और 40 का कितना हो जाएगा सर 32 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो मैंने एडिशनल डाटा बताया है, क्वेश्चंस को समझिएगा। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि जब स्लैब की जो स्पेनिंग है वो आपके पास 2 डायरेक्शन में की गई है, तो जब भी हम स्लैब की क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हम मेनली 2 मेथड का यूज करते हैं, एक तो रैंकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी और दूसरा आपके पास मार्कस मेथड, ठीक है। तो रैंकाइन और मार्कस मेथड्स क्या बोलते थे, तो देखिएगा सपोज करो आपके पास एक स्लैब है और इस स्लैब की मेरे पास क्या है लॉन्गर डायरेक्शन भी है, ये सपोज करो लैंगर डायरेक्शन है, और ये मेरे पास क्या है सर आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन है। क्लियर है? कुछ इसी तरह से है। यस सर। अब हमने क्या किया है सर, यहाँ पे कुछ एक यूनिटी विड्थ की स्ट्रिप कट करते हैं, तो यहाँ पे हमने सर एक यूनिटी विड्थ की स्ट्रिप कट कर दी, और यहाँ पे भी सर हमने यूनिटी विड्थ की क्या कर दी है एक स्ट्रिप कट कर दी, ये यहाँ पे कट कर दिया। तो यहाँ पे जो ये लोड रहेगा ये आपका मान लेते हैं ये लॉन्गर स्पैन है और ये आपका शॉर्टर स्पैन है। यहाँ पे जो आपके पास जो सबसे ज्यादा वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वेट बोले तो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा वो आपका एक्स के अलोंग ज्यादा होगा, ठीक है। अब जब एक्स के अलोंग ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग आपको कैसा डिफ्लेक्शन मिलेगा सर, वो सर पैराबोलिक डिफ्लेक्शन मिलेगा। कैसा डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, कुछ पैराबोलिक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में जो आपका स्पैन टू डेप्थ रेशो होगा, स्पैन टू डेप्थ, डेप्थ कौन सी हो सकती है आपके पास, वो इफेक्टिव डेप्थ भी हो सकती है। इफेक्टिव डेप्थ कब होगी, जब हम बात कर रहे हैं वन वे स्लैब की, ठीक है, और बीम की। और जब हम बात कर रहे हैं टू वे स्लैब की तो उस कंडीशन में कौन सी डेप्थ आएगी, ओवरऑल डेप्थ आएगी। तो उस कंडीशन में जो हम स्पैन कंसीडर करेंगे वो कौन सा स्पैन कंसीडर करेंगे सर, लॉन्गर स्पैन वाला है या शॉर्टर स्पैन वाला, कि जिसके लॉन्ग क्या हो रहा है आपका जो लोड आ रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, वो शॉर्टर डायरेक्शन के लॉन्ग आएगा। अब जो शॉर्टर डायरेक्शन के लॉन्ग सबसे ज्यादा आएगा तो उसी के लॉन्ग हम क्या लेंगे सर, अपना स्पैन लेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ लेंगे सर, शॉर्टर स्पैन इज बी कंसीडर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि shorter span is always consider कि जब आप क्या कर रहे हैं, आप स्लैब का एनालिसिस कर रहे हैं, जब सर हम स्लैब का एनालिसिस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो आपका यहाँ पे स्पैन बाय डेप्थ रेशो में जो स्पैन होगा वो कौन सा कंसीडर किया जाएगा, ऑलवेज शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्गर वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, बचा कौन सा आपके पास सर, ए ऑप्शन बच गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया है सर, ए हो गया है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा कि इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डेप्थ ऑफ द स्लैब इज बेस्ड ऑन, देखिएगा जब टू वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो टू वे स्लैब में भी क्या होगा, तो टू वे स्लैब में भी जो आपका स्पैन जो कंसीडर किया जाएगा एज ए एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका शॉर्टर स्पैन ही रहेगा। शॉर्टर स्पैन क्यों रहेगा, क्योंकि जो एक्स के जो लॉन्ग जो आपका लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब जब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट सबसे ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है आपके शॉर्टर के लॉन्ग कौन सी डिफ्लेक्शन आएगी सर, पैराबोलिक डिफ्लेक्शन आएगी। और ये आप जानते ही हैं कि जब यहाँ पे हम टू वे स्लैब की बात करते थे तो टू वे स्लैब में जो आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया रहता था सर वो कैसा रहता था, लॉन्गर और शॉर्टर के लॉन्ग आपके पास पैराबोलिक रहता था। क्लियर है? तो पैराबोलिक जैसे आप बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास टू वे स्लैब था, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास डिफ्लेक्शन का जो क्राइटेरिया बनता था वो कैसा बनता था सर, आपके पास पैराबोलिक शॉर्टर, ठीक है, बट वो यूजफुल रहता था दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता था आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस कंडीशंस में अगर मैं बात करता हूँ ये स्पैन बाय डेप्थ, डेप्थ की जगह क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ की बात की जा रही है। तो उस कंडीशन में जब भी हम स्पैन का जो एनालिसिस यहाँ पे करेंगे वो एज ए शॉर्टर ही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे भी एज ए शॉर्टर करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग स्पैन करेंगे या मोस्टली लॉन्ग स्पैन बट समटाइम्स शॉर्ट स्पैन या शॉर्ट स्पैन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो आइए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ HYSD स्टील इन RCC स्लैब। आपको क्या बताना है, मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया बताना है कब, जब आपने क्या यूज किया है सर, अपना HYSD बार यूज किया है। तो देखिएगा एज पर IS 456 2000 के अगर अंतर्गत हम देखते हैं, ठीक है, तो आपके पास मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट तो आपके पास कितना रहता है। अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ माइल्ड स्टील, अब हम माइल्ड स्टील में कौन सी ग्रेड का यूज करते हैं सर, माइल्ड स्टील में सर हम Fe 250 का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो मेरा AST मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम परसेंटेज जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा सर, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.15% ग्रॉस एरिया को लिख सकता हूँ B इंटू डी। यस सर। अब 0.15% को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.15/100 BD लिख सकता हूँ। यस सर। इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ 0.0015 BD। क्लियर है, ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा ऑप्शंस में आपको कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया दे दे, और आपके पास 0.15% B इंटू डी भी दे सकता है, और आपके पास 0.15/100 BD भी बोल सकता है, और आपके पास 0.0015 BD भी दे सकता है। क्लियर है। आज उसने HYSD का पूछा है, तो HYSD का भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ HYSD बार, HYSD में हम दो ग्रेड यूज करते हैं, एक हो गया आपका पास Fe 415 और एक हो गया सर हमारे पास Fe 500 हो गया है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इस केस में जो आपका AST मिनिमम होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो रहेगा आपके पास वो रहेगा 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया रहेगा आपके पास, ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ और करके, तो 0.12% को एसडीटी रहने देता हूँ, ग्रॉस को B इंटू डी लिख सकते हैं, और लिखे यहाँ पर तो 0.12% का नीचे 100 लीजिएगा इंटू BD लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। इसको हम फिर लिख सकते हैं सर सॉल्व करके 0.0012% ऑफ BD कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस भी फॉर्मेट में आपको लिखकर आ सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, देखिएगा 0.15% ग्रॉस एरिया ये है सर मेरे पास Fe 250 के लिए, और अगर मैं बात करता हूँ बी वाले ऑप्शंस की, तो ये है मेरे पास HYSD बार के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर स्टूडेंट, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन ए स्लैब इज। आपको क्या बताना है, मेन बार की स्पेसिंग बताना है। तो यहाँ पर मेनली आपके पास दो टाइप्स के बार होते हैं, एक होता है मेन बार जिसको आप एज ए बॉटम बार भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार को आप एज ए सेकेंडरी बार भी बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये कोई मान लेते हैं, सपोज करो ये स्लैब है। ठीक है, स्लैब की दो डायरेक्शन, एक लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन। ठीक है, यहाँ पे जो हम प्रोवाइडेड करेंगे आपका, देखिएगा लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग जो हमने प्रोवाइड किया है ये आपका कौन सा है सर, आपका मेन बार्स है। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर, हम अपना मेन बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, दिस इज द मेन बार, जिनको आप एज ए बॉटम बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कौन सी बार प्रोवाइड करेंगे सर, सेकेंडरी बार, जिसको आप एज ए डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सर सेकेंडरी बार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया आपके पास सर मेन बार, जिनको आप एज ए बॉटम बार बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये जो रेड में हमने लिखा है ये कौन सी बार होगी सर, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम क्या बोलते हैं सर, एज ए सेकेंडरी बार भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, जो स्पेसिंग ऑफ जो मेन बार्स रहेगी आपके पास वो क्या रहेगी सर, वो मिनिमम रहेगी। मिनिमम कितनी रहेगी, 3D और आपके पास 300 mm। ठीक
ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो जो स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगी आपके पास वो सर मिनिमम रहेगी सर 5D और आपके पास 450 mm। डी क्या है आपके पास सर, इफेक्टिव डेप्थ है, डेप्थ ऑफ दी स्लैब। तो यहाँ पे देखिएगा 100 mm नहीं होगा सर, 5D तो कब आएगा सर आपके पास, जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया है, जब क्या किया होगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन बार। और 3D कब आएगा सर आपके पास, 3D आएगा जब आपने सर मेन बार की स्पेसिंग। तो यहाँ पे किससे पूछी है सर, आपसे पूछी है मेन बार की। तो मेन बार की जो स्पेसिंग होगी आपके पास वो मिनिमम होगा 3D और आपके 300 mm। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों ही स्पेसिंग आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज। देखिएगा हमने पहले भी डिस्कस किया था आपको जब हमने बीम कवर करवाया था कि जो हमारे पास यहाँ पर स्पैन होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर आपके पास कौन सा, क्लियर स्पैन, और दूसरा होता है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन आपके बीम का वो पोर्शन होता है जो कि आपके बेंडिंग मोमेंट को पार्टिसिपेट करता है। क्लियर स्पैन आपके बीम का या आपके स्लैब का वो पोर्शन होता है जो सर आपके शेयर फोर्स को पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। आज आपकी बात कौन सी की जा रही है सर, सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो देखिएगा आपके पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपकी मैशनरी वॉल या ब्रिक वॉल से क्या किया गया है, इसको सपोर्ट किया गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। हम दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सेंटर से लेके मार्क करेंगे, इसके सेंटर से लेके और दूसरे सेंटर, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे सर हम, आपका इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे। और आपका जो ये रहा ऊपर वाला, कौन सा, एंड ऑफ फेस टू फेस, कॉलम के फेस टू फेस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर, आपका क्लियर स्पैन बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज आपका क्लियर स्पैन। तो हम पूरा लिख देते हैं, ये क्लियर स्पैन है आपके पास, क्लियर स्पैन को मैं L0 लिखता हूं, और ये सर आपके पास इफेक्टिव स्पैन है, ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव स्पैन है, ठीक है। L इफेक्टिव स्पैन को मैं L इफेक्टिव लिखता हूं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये है, ये क्या है सर, आपका विड्थ ऑफ दी सपोर्ट है। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं सर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, विड्थ ऑफ दी सपोर्ट। अगर आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट नहीं दिया गया है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कितना सर, 230 mm, ठीक है। तो ये सर विड्थ ऑफ द सपोर्ट। अब जो विड्थ ऑफ द सपोर्ट हो सकता है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये विड्थ ऑफ द सपोर्ट हो गया सर ये, ठीक है। तो W को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो सर ये W क्या है आपके पास, ये है विड्थ ऑफ द सपोर्ट, विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि जो टाइप्स ऑफ जो स्पैन होते हैं आपके पास वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पैन, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास दो टाइप्स के स्पैन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से होते हैं सर आपके पास, एक होता है सर आपका क्लियर स्पैन, बिल्कुल सर एक क्लियर स्पैन होता है, और दूसरा होता है सर हमारे पास इफेक्टिव स्पैन होता है। कौन सा होता है, इफेक्टिव स्पैन होता है। दोनों क्या है, दोनों ही एक पोर्शंस ऑफ बीम है, पोर्शन ऑफ बीम एंड पोर्शन ऑफ स्लैब है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, पोर्शंस ऑफ आपका बीम एंड स्लैब है, बीम के भी हो सकते हैं और आपका स्लैब का भी हो सकता है। ये भी क्या है सर, इट इज दी पोर्शन ऑफ बीम एंड स्लैब, बीम एंड स्लैब है। क्लियर है। जिसमें अगर हम बात करते हैं ये सर किस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो आपका पार्टिसिपेटेड करते हैं वो आपका बेंडिंग मोमेंट में करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो आपका पार्टिसिपेटेड करते हैं आपका शेयर फोर्स के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं सर, शेयर फोर्स के अंदर करते हैं। तो हम किसके बीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो आपका L इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव फॉर सिंपली सपोर्टेड
सिंपली सपोर्टेड के केस में देखिएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास एल इफेक्टिव जो रहेगा वो आपके पास मिनिमम रहेगा। मिनिमम रहेगा सर किसका? क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन क्या है सर? आपके पास एल नॉट है प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या है सर? हमारे पास डेप्थ ऑफ दी स्लैब होगा जो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ होगी कुछ यहाँ पर, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। क्या सर? मेरे पास यहाँ पर डी है। क्लियर है? और डी को भी लिख देते हैं। डी क्या है आपके पास? इफेक्टिव डेप्थ है। दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है? ये हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा आपके पास? नेक्स्ट रहेगा सर क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट। दिखेगा ये कंडीशंस आपकी कब फुलफिल होगी? जब आपके पास सर विड्थ ऑफ द सपोर्ट क्या है सर? इक्वल है। जब आपके पास क्या है? विड्थ ऑफ द सपोर्ट क्या है? इक्वल है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे सपोज कीजिएगा ये आपका W1 और W2 अब आपके पास क्या है? दोनों इक्वल है, तो आपको ये वाला प्रोसेस लगाना है। और अगर सर अनइक्वल हुआ तो उस कंडीशंस में भी देखिएगा एल इफेक्टिव जो होगा वो मिनिमम होगा सर आपका एल नॉट प्लस डी। ये तो आपका सेम ही रहेगा। और नीचे भी आपका सर एल नॉट प्लस W1/2 प्लस W2/2। ठीक है, ये रहेगा आपके पास। ये कब है? जब आपका क्या है सर? विड्थ ऑफ सपोर्ट अनइक्वल रहेगा। विड्थ ऑफ सपोर्ट क्या रहेगा आपके पास सर? अनइक्वल रहेगा। ठीक है, वैसे अनइक्वल देगा नहीं, ये मैंने एडिशनल बता दिया है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा अगर सर आपको विड्थ ऑफ सपोर्ट नहीं दिया गया हो तो आपने कितना एज्यूम लेना है सर? 230 mm लेना है। क्लियर है? तो देखिएगा एल इफेक्टिव क्या होगा आपके पास सर? मिनिमम होगा एल नॉट प्लस डी। एल नॉट क्या है? क्लियर स्पैन। तो पहले बोल रहा है इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बेरिंग। बेरिंग तो नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ नॉट, ट्वाइस भी नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो क्लियर स्पैन एल नॉट प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो आपका जो राइट आंसर हुआ यहाँ पे स्टूडेंट हो क्या हुआ सर? आपका सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? क्योंकि उन्हें इसके एक ही के रिस्पेक्ट में बोला है, आप चाहो तो उसको विड्थ के रिस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे? देखिएगा फॉर ए कॉन्टिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम द रेशियो ऑफ एंड स्पैन लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट क्या है? जनरली हम क्या करते हैं? जनरली हम 10% का रिडक्शन करते हैं। 10% का रिडक्शन करते हैं किस किस के बीच में? जब आपके पास जो रेशियो दिया हो एंड स्पैन लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन, एंड स्पैन बाय किसका? इंटरमीडिएट स्पैन के बीच में। इंटरमीडिएट स्पैन के बीच में। अब देखिएगा यहाँ पर एंड स्पैन और इंटरमीडिएट 10% रिडक्शन का मतलब क्या है? 100 - 10 यानी कि 0.9। तो यहाँ पे आपके पास 0.9 का रिडक्शन किया जाता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पे 0.9 हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एंड स्पैन की लेंथ दे दी जाएगी। ये कॉन्टिन्यूअस स्लैब है और आपके पास एंड स्पैन, जैसे मैं लिखता हूँ कि एंड स्पैन आपके पास, या बोल दिया जाए कि एंड स्पैन टू कैलकुलेटेड, आपको कैलकुलेट करना है। और जहां पर आपके पास जो इंटरमीडिएट स्पैन जो दे दिया गया है वो आपके पास कितना दे दिया है सर? 5 मीटर्स का दे दिया है। तो आप क्या इसकी एंड स्पैन बता सकते हैं इस रिलेशन से? यस सर। तो जो एंड स्पैन हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? एंड स्पैन हो जाएगा 0.9 इंटू इंटरमीडिएट स्पैन। इंटरमीडिएट स्पैन हो जाएगा कुछ इसी तरह से है। यस सर। तो यहाँ पे आपका ये होगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय इंटरमीडिएट स्पैन है आपके पास 5 मीटर। तो एंड स्पैन कितना आया आपके पास सर? 4.5 मीटर आ गया है। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है एसएससी जेईई में हो चाहे एई में हो। क्लियर है? और एक और प्रोसेस भी रहता है जो आप याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस स्लैब है। ये कॉन्टिन्यूअस स्लैब है कुछ इस तरह से। कॉलम है, ये कॉलम के बाद फिर कॉन्टिन्यूअस चल पड़ा है।
ये इस तरह से, और यहाँ पे कौन सा सपोर्ट लगाया हमने, एज ए सिंपली सपोर्टेड लगाया है। ये एक एंड कैसा है इसका सर, सिंपली सपोर्टेड है, ये एंड कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये एंड हम कैसा मान लेते हैं, इसका एक फिक्स्ड मान लेते हैं, ठीक है। एज ए कंटिन्यूअस बीम की बात की है, तो देखिएगा ये आपके पास सपोर्ट है, तो सपोर्ट के अगर लेफ्ट में जाएंगे आप तो भी आपको क्या दिखेगा सर, कंटिन्यूअस दिखेगा। यहाँ पे जाओगे आप तो भी आपको कंटिन्यूअस दिखेगा, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो भी आपको क्या दिखेगा सर, कंटिन्यूअस दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम दिखेगा, पहले मैं सेंटर ऑफ कॉलम मार्क कर देता हूँ। सेंटर ऑफ कॉलम के लेफ्ट में भी आपको कुछ कॉन्टिन्यूअस पोर्शन दिखाई दे रहा है, और इसके राइट में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कॉन्टिन्यूअस पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा दिखाई दे रहा है आपके पास सर, कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, और ये भी आपके पास कैसा है सर, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ये एंड, ये वाला एंड तो आपके पास दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा। तो एक एंड तो आपके पास कैसा है सर, सिंपली सपोर्टेड है, बट दूसरा एंड आपके पास कैसा है सर, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया इधर, यहाँ पे भी आप बिल्कुल मार्क कर सकते हैं सेंटर लाइन की तरह, ये ठीक है। ये एक एंड तो इसका कैसा है सर, सिंपली सपोर्टेड हो गया है, और दूसरा एंड कैसा हो गया सर, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट की जब आपके पास एंड कैसे हो सर, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। और दूसरा केस आएगा सर जब केस टू कि जब सर वन एंड कैसा हो, वन एंड तो आपके पास सिंपली सपोर्टेड हो, एंड अदर एंड कैसा हो सर आपके पास, अदर एंड कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो देखिएगा, तो इस केस में क्या होगा, जब वन एंड कंटिन्यूअस है तो आपके पास स्पैन टू डेप्थ रेशो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो कितनी रहती है आपके पास सर, लेस देन इक्वल टू आपके पास 26 रहती थी, यस सर रहती थी। बट यहाँ पे आपको पता नहीं होगी, तो यहाँ पे कितनी होती है, तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि जब वन एंड सिंपली सपोर्टेड हो, अदर आपके पास कंटिन्यूअस हो, तो यहाँ पे जो मेरा स्पैन टू जो इफेक्टिव डेप्थ रहता है वो आपके पास कितना रहता है सर, वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 23 रहता है। क्लियर है। स्पैन को हम देखेगा तो यहाँ से आप स्पैन फाइंड आउट कर सकते हैं, यस सर। तो जो स्पैन होगा मेरा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा सर, स्पैन हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 26D, कुछ इसी तरह से हो जाएगा, यस सर इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। या आप लेस देन इक्वल टू लिख दो, लेस देन इक्वल टू, और अगर मैं इस केस में स्पैन की बात करता हूं तो लेस देन इक्वल टू 23D हो जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ ऊपर चला जाएगा, यस सर चला जाएगा। क्लियर है। आपको क्या निकालना है, एंड स्पैन वर्सेस आपको कॉन्टिन्यूअस स्पैन, एंड स्पैन और इंटरमीडिएट स्पैन। कॉन्टिन्यूअस मतलब एज ए इंटरमीडिएट आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड स्पैन वर्सेस इंटरमीडिएट स्पैन होगा, एंड स्पैन, रेशो ऑफ एंड स्पैन और आपका इंटरमीडिएट स्पैन, इंटरमीडिएट स्पैन का वो क्या होगा, एंड स्पैन कितना है सर आपके पास 23D है, और आपके पास इंटरमीडिएट स्पैन कितना है सर, ये 26D आया, D से D कैंसिल हो गया है, 23/26 आ गया है, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से 0.9 आ जाएगा। क्लियर है। एक मेथडोलॉजी ये भी है आपके पास, बट बेटर है यही मेथडोलॉजी लगाएं जो आपके पास मेथड 1 है, डायरेक्ट निकलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज mkg/cm²। यहाँ पे आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहे हैं, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि सपोज करो आपके पास ये एक स्लैब है, और स्लैब क्या है आपकी 2 डायरेक्शन में इसकी स्पेनिंग की गई है, यानी कि दोनों तरफ से इसको सपोर्ट किया गया है, 2 अपोजिट साइड से। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, बीम से इसको सपोर्ट कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से समझिएगा पहले इसको, फिर हम इस क्वेश्चन को तो इजीली कर लेंगे। और हमने क्या कर दिया है यहाँ पे सर, एक यूनिटी विड्थ की स्ट्रिप को कट कर दिया है। तो यूनिटी विड्थ की स्ट्रिप को सर हमने कुछ कट कर दिया है, कुछ यहाँ पे ही है, ठीक है। तो इसको हमने कुछ यहाँ पर कट कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा बी है वो आपके पास क्या है, यूनिटी विड्थ के लिए किया गया है, इसको यूनिट विड्थ के लिए किया गया है,
ठीक है, यहाँ पे जो इसकी डिफ्लेक्शन दिखेगी वो हमारे पास कैसे दिखेगी सर, शॉर्टर के लॉन्ग, और सर हमें पास पैराबोलिक रहेगी, तो आपके पास कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक है, कुछ इसी तरह से है हमारे पास, यस सर इसी तरह से। अगर मैं इस सेक्शन को देखना चाहूं कि जो आपने ये 1 मीटर की यूनिट विड्थ की स्ट्रिप को कट किया, तो आपको ये कैसे दिखेगी स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, यहाँ पर इस तरह से दिखेगी। और ये मेरे पास क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ बार्स होंगे यहाँ पर, यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ बार का ये सीजी रहेगा आपके पास कुछ ना कुछ, और ये रहेगी सर आपके पास यहाँ पर इसकी इफेक्टिव डेप्थ रहेगी। ये क्या रहेगी स्टूडेंट आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ रहेगी। क्लियर है, अगर मैं इस यूनिटी विड्थ स्ट्रिप को कट करके देखता हूँ। क्लियर है, ये आपका लॉन्गर स्पेन हुआ, ये LY हो जाएगा, शॉर्टर स्पेन है आपका LX है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, QBD² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे सर BD है, B है वो आपके पास क्या है सर, यूनिटी विड्थ है। ठीक है, तो यूनिटी विड्थ के लिए यहाँ पे जो मेरे पास MOR हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा, QD² हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, MOR क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस में है सर आपका, न्यूटन mm में है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं सर Q की, तो Q क्या है आपके पास, मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर है, तो इसको लिख सकता हूं मैं मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर है। ठीक है, उसी तरह से। और अगर बात करते हैं सर इस D² की, तो D² क्या है आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है। और इफेक्टिव डेप्थ किस में हो जाएगी सर आपकी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ दी स्लैब कर देते हैं, ये किस में होगी सर आपके पास सर, mm में हो जाएगी। बट आज उसने क्या दिया है कि जो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड है वो m kg सेंटीमीटर में, kg सेंटीमीटर में। तो क्या मैं इस जो मेरे पास यहाँ पर ये वाला आया मोमेंट आया है न्यूटन mm में है, क्या मैं सर इसको kg सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ, यस सर। MOR को सर मैं एज ए m भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं पूरा MOR लिख रहा हूँ, kg को मुझे किस में कन्वर्ट, सॉरी न्यूटन को kg में करना है तो मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, mm को सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा सर, QD² हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है सर, D निकालना है, तो D क्या हो जाएगा मेरे पास, ये रूट हो जाएगा आपके पास किस किस का, यहाँ पे MOR आएगा आपके पास, बिल्कुल सर। यहाँ पे जब 10 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास सर, 100 हो गया, और साथ में आपका Q भी आ गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं रूट ऑफ MOR को सर मैं M लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये 100 हो गया है, और यहाँ पे मैं सर Q लिख सकता हूँ अब अपना। ठीक है, तो ये रिलेशंस आ गया है। आप चाहो तो इस 100 को बाहर लाओगे तो रूट से अगर 100 हटा तो आपके पास 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हम लिख सकते थे सर, क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे सर M/Q आपके पास यहाँ पर 10। ठीक है, तो आपका इस तरह का भी रिलेशंस यहाँ पे बन सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे A ऑप्शंस भी नहीं होगा सर, C ऑप्शंस भी नहीं होगा, आपके पास B ऑप्शंस भी नहीं होगा, राइट ऑप्शंस क्या होगा, D बोला है तो आपके पास स्क्वायर रूट M/100 होगा। क्लियर है, तो वही हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश की है डियर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज, आपको इफेक्टिव विड्थ के बारे में बताना है। तो इसको हम भी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए सर। आपके पास देखिएगा कुछ स्लैब है इस तरह से, फ्लैट स्लैब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, ये आपके कॉलम का सेंटर हो गया है। ठीक है, ये भी आपका कॉलम का सेंटर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी कॉलम स्ट्रिप होगी। ठीक है, और यहाँ से लेके भी आप तक कॉलम स्ट्रिप होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा भी हम इस तरह से देख लेते हैं, कुछ इस डिस्टेंस पे होगी। ये कितने डिस्टेंस पे होगी सर आपके, ये 0.25 डिस्टेंस पे होगी, तो 0.25 L डिस्टेंस पे होगी। ये भी आपके पास कितनी होगी सर, 0.25 L डिस्टेंस पे होगी। यानी कि ये जो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस जो होगा ये कितना आएगा सर आपके पास, ये आएगा सर 0.50 L आएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो कॉलम स्ट्रिप होगी आपके पास वो क्या रहेगी सर, कॉलम विड्थ स्ट्रिप वो रहेगी सर 0.5 L। क्लियर है, उसके बाद ये आपके पास ये बचती है मिडल स्ट्रिप, और मिडल स्ट्रिप क्या होगी आपके पास सर, ये भी आपके पास 0.50 L होगी। ये भी क्या होगी सर आपके पास, थोड़ा सा इसको भी हम बना सकते हैं इस साइड से भी, ये होगा कुछ आपके पास और ये होगा। ठीक है, सेम पोर्शंस, ये होगा आपके पास दिस
क्लियर स्पैन हो गया आपके पास, ये क्लियर स्पैन को आप L0 भी बोल सकते हैं, L भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया है, तो ये कितनी हो जाएगी सर 0.50 L हो जाएगी, या 0.5 L लिख देते हैं। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब, क्या रहेगा आपके पास, हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल। क्या होगा सर, वो हाफ द विड्थ ऑफ पैनल होगा, तो क्या हो जाएगा सर, हाफ द विड्थ ऑफ पैनल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, मिडल स्ट्रिप है, ठीक है। और ये क्या है सर हमारे पास, दैट इज कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सर हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिव विड्थ होगा वो हमेशा क्या होगा आपके पास, लेस देन होगा आपका एक्चुअल विड्थ से। क्या होगा कि जो भी आपकी यहाँ पर एक्चुअल विड्थ होगी आपकी कॉलम स्ट्रिप की, वो आपकी इफेक्टिव विड्थ से क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि इफेक्टिव विड्थ इज लेस देन एक्चुअल विड्थ। क्लियर है, तो जो हमारे पास सर इफेक्टिव विड्थ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए कॉलम स्ट्रिप is depends on flowing factor, कुछ फैक्टर्स है जिसपे वो डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है, किस किस पे डिपेंड करती है वो देखिएगा। किस पे डिपेंड करती है, एक तो सबसे पहले आपकी सर साइज एंड शेप ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करती है, साइज एंड शेप ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम पे करती है कि दो कॉलम के बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम पूरा लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम पे डिपेंड करती है। तीसरा किस पे डिपेंड करती है सर, विड्थ ऑफ द पैनल पे डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ दी पैनल पे डिपेंड करती है। और सर नेक्स्ट किस पे डिपेंड करती है सर, थिकनेस ऑफ दी स्लैब, थिकनेस ऑफ दी स्लैब पे डिपेंड करती है, या आप डेप्थ भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको एडिशनल पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्या रहे सर, स्ट्रांग रहे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। The minimum cover of slab should neither be less than the diameter of bar or nor be less than। अगर हम बात करते हैं in case of flat slab, in case of slab बोल देते हैं, जो हमारे पास मिनिमम कवर होगा, मिनिमम कवर जो होगा, यहाँ पे कौन से कवर की बात की जा रही है, आपके नॉमिनल कवर, ना कि इफेक्टिव कवर की। आप मिनिमम कवर में हम बात कर रहे हैं सर, आपका नॉमिनल कवर भी बोल सकते हैं हम, और आपका एज ए क्लियर कवर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका कितना होता है, तो आपका शुड नॉट बी लेस देन आपका डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ मेन बार इससे कम नहीं होना चाहिए, और 20 mm, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है, आप देखिएगा, ये तो आपको पहले भी पता है कि जो यहाँ पर आपके पास जो मिनिमम कवर होता है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं किसके, एक्सपोजर कंडीशन के आधार पे भी। तो देखिएगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कंडीशंस, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, और यहाँ पे आ जाएगा सर आपके पास मिनिमम कवर, जो किसमें होगा सर, आपका mm में होगा। कंडीशन कौन कौन सी है सर आपकी, जैसे माइल्ड हो गई, ठीक है, और दूसरी सर आपके पास मॉडरेट हो गई, तीसरी कौन सी होगी सर आपके पास सीवियर होगी, चौथी कौन सी होगी सर वेरी सीवियर होगी, और पांचवी कौन सी होगी सर आपके पास एक्सट्रीम होगी, ठीक है, ये हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम कवर देखते हैं तो देखते हैं कि माइल्ड में मिनिमम कवर कितना देना है आपको, मॉडरेट में, सीवियर में, वेरी सीवियर में, और आपको एक्सट्रीम में, ठीक है। तो यहाँ पे देना है आपको 20 mm कम से कम देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि माइल्ड की कंडीशंस में आपको कम से कम कवर कितना देना है, आपको 20 mm का कवर प्रोवाइड करना है। क्लियर है, और आपको मॉडरेट में सर 30 mm का देना है, और यहाँ पे सर 45 mm का देना है, यहाँ पे सर आपको 50 mm का देना है, और लास्ट में आपको सर 75 mm का देना है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है,
तो यहाँ पे कितना बोला है सर 10 mm, 15 mm, 13 mm, 25 mm। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे 10 mm तो नहीं हो सकता, इधर भी बात लेस देन 25 भी नहीं है, 15, 10 तो हो नहीं सकता भाई, ना आपके पास 15 हो सकता है, ना आपके पास 13 हो सकता है। तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन सी बचता है, तो हम 25 बोल सकते हैं। तो 25 मतलब कौन सी की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट आपका 30 होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लैट स्लैब होता है वो क्या होता है। फ्लैट स्लैब जो आता है इट इज द अंडर ऑफ टू वे स्लैब के अंडर आता है, ठीक है। तो देखिएगा कि जो फ्लैट स्लैब होता है आपके पास, ये किसके अंडर आता है आपके पास सर, टू वे स्लैब के अंदर आता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो फ्लैट स्लैब होता है ये क्या होता है सर आपका, विदाउट बीम होता है। कैसा होता है आपका सर, विदाउट बीम होता है, ठीक है। विदाउट बीम मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, बीमलेस स्लैब भी बोल सकते हैं, बीमलेस स्लैब भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्लैब है जो आपका विदाउट बीम होता है, तो आपके पास फ्लैट स्लैब होता है। क्लियर है। फ्लैट स्लैब की अगर मैं यहाँ पे मिनिमम थिकनेस देखता हूँ, फ्लैट स्लैब की अगर यहाँ पे मिनिमम जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है सर आपके पास, वो आपके पास 125 mm की होती है। 125 mm बोले तो 12.5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फ्लैट स्लैब होता है वो डायरेक्टली सपोर्ट होता है आपके कॉलम से। क्या होता है सर आपका, ये डायरेक्टली सपोर्टेड बाय कॉलम होता है, ठीक है। अब जब डायरेक्टली सपोर्टेड बाय कॉलम होता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आपका फ्लैट स्लैब होता है और कॉलम होता है उसकी जो कास्टिंग की जाती है वो एक साथ की जाती है। जब एक साथ कास्टिंग करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं सर, मोनोलिथिक नाम देते हैं। मोनोलिथिक का मतलब क्या है कि दोनों की कास्टिंग, मतलब आपकी जो कंक्रीटिंग की जा रही है आपके फ्लैट स्लैब में और कॉलम में वो एक साथ की जा रही है। जैसे मैं डायग्राम में समझाऊं आपको कि सपोज करो आपके पास एक स्लैब है कुछ इस तरह की, ये फ्लैट स्लैब है और ये किसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट पे है सर आपके कॉलम के ऊपर, ये आपका कॉलम है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपकी कास्टिंग की जाएगी किस किस की, आपकी फ्लैट स्लैब और कंक्रीट की, वो सब एक साथ की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपने रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करी होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास सर फ्लैट स्लैब हो गया है और ये सर आपके पास कॉलम हो गया है। तो सबकी कास्टिंग क्या की जा रही है सर, एक साथ की जा रही है। तो सबकी कास्टिंग हम क्या कर देते हैं सर, एक साथ, ये हमने कास्टिंग कर दी है इसकी एक साथ। तो इसको हम क्या नाम देंगे सर, दिस इज द मोनोलिथिक नाम देंगे, ठीक है। तो बोला है कॉलम मोनोलिथिकली बिल्ट विद स्लैब, तो बिल्कुल सही है। क्लियर है। आपको मैं एक हल्का सा एक डायग्राम भी दिखा देता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिएगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग लेआउट ऑफ फ्लैट स्लैब एंड इट्स टाइप्स के बारे में। अगर आपको पहला डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, आपके पास स्लैब है और स्लैब डायरेक्टली किसके ऊपर सपोर्ट है, आपके कॉलम के ऊपर। तो इस तरह की स्लैब को हम क्या नाम देते हैं सर, आपका फ्लैट स्लैब नाम देते हैं। सेकंड टाइप में देखिएगा कि आपका एक स्लैब है, स्लैब किसके ऊपर सपोर्ट है सर, आपके एक ड्रॉप पैनल के ऊपर सपोर्ट है, ड्रॉप पैनल के बाद आपका कॉलम है। तो इस तरह की स्लैब को हम क्या नाम देंगे, फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल नाम देंगे। तीसरा देखिएगा कि आज जो आपका स्लैब है वो कुछ वाइडर पोर्शन के साथ सपोर्टेड है। अब जो ये वाइडर पोर्शन है इसको हम एज ए कॉलम हेड भी बोल सकते हैं और आपका कैपिटल हेड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की स्लैब को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड। अब क्या हो सकता है कि जो आपका फ्लैट स्लैब हो सकता है उसमें आपका दोनों हो सकते हैं, आपके ड्रॉप पैनल भी हो सकते हैं और आपका कॉलम हेड भी हो सकते हैं। तो उस तरह की स्लैब को हम क्या नाम देंगे, एक फ्लैट स्लैब विद कैपिटल हेड या कॉलम हेड। कैपिटल हेड और कॉलम हेड आपका एजिटेड है और आप ड्रॉप पैनल बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया है। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे फ्लैट स्लैब से तो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड, और सपोर्ट सर कॉलम पे होता है, बीम पे तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उससे एक्यूरेट आंसर बताना है आपको। नो डाउट कॉलम भी हो सकता है कि सपोर्टेड ऑन कॉलम, बट अगर मैं डी ऑप्शन देखता हूं कि कॉलम्स मोनोलिथिकली बिल्ट विद स्लैब, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो स्लैब और कॉलम होता है उनकी कंक्रीटिंग की जाती है, वो दोनों एक साथ की जाती है। क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। अगर आपने मेरा पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट्स अच्छे से कवर किया होगा जो मैंने अभी बताया आपको प्रीवियस में, एक स्लैब इज डिजाइन इन टू वे स्लैब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन। तो देखिएगा आपको बताना है कि अगर आप टू वे स्लैब को डिजाइन कर रहे हैं तो उनका लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन क्या होगा। क्या सर लेस देन इक्वल टू 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का जो पहला क्राइटेरिया रहता है वो आपका एस्पेक्ट रेशियो का क्राइटेरिया रहता है। तो जब हम बात करते हैं वन वे स्लैब की, तो वन वे स्लैब में क्या होता है कि जो हमारे पास लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होता है सर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहा तो उसको हम वन वे स्लैब बोलते हैं। बट आज तो उसने क्या बोला है सर, आज उसने टू वे स्लैब की बात की है। तो टू वे स्लैब में क्या होता है, टू वे स्लैब में सर लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होता है सर लेस देन 2 होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू था सर वन वे स्लैब में, बट सर टू वे में क्या होता है लेस देन इक्वल टू। तो स्मॉलर देन कितना रहेगा सर आपका, वो 2 रहेगा। क्या रहेगा सर आपका 2। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा सर आपका डी आ जाएगा। आज तो आपसे पूछा है सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो के आधार पे, कल को हो सकता है आपसे वो किसके आधार पे पूछ सकता है, सपोर्टिंग के आधार पे भी पूछ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं आपके वन वे स्लैब में, तो वन वे स्लैब में क्या होता है, सपोर्टेड बाय बीम्स, वो आपका बीम से सपोर्ट होता है बट आपके दो अपोजिट साइड से होता है। बट टू वे स्लैब में क्या होता है सर, आपके चारों तरफ से सपोर्ट होता है। क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द HYSD reinforcement in RC slab should not be less than। देखिएगा यहाँ पर हमने पहले भी बात कर दी थी आपकी कि जो आपके पास मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, और रेनफोर्समेंट में भी कौन सी रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम, मेन रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। तो माइल्ड स्टील के केस में, माइल्ड स्टील के केस में वो कितना था सर आपके पास, तो 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया था। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.15% को एजिटेड ग्रॉस एरिया को मैं BD लिख सकता हूं, और 0.15 को मैं 0.15 बाय 100 लिख सकता हूं इनटू BD। चलेगा, यस सर। इसी को सर हम और लिख सकते हैं सर 0.0015 BD लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका था सर आपका, माइल्ड स्टील का। बट आपसे किससे पूछा है सर, HYSD का पूछा है। तो HYSD का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ HYSD, तो HYSD में जो आपका मिनिमम स्टील रहेगा वो कितना रहेगा सर आपके पास, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया रहेगा। 0.12 को परसेंट को मैं एडिटिव लिखूं, ग्रॉस एरिया को मैं BD लिख सकता हूँ। 0.12 को मैं 0.12 बाई 100 लिख सकता हूँ, BD को लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ सर 0.0012 BD लिख सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में आपसे लिखा आ सकता है। आज आपसे HYSD बोला है। HYSD की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ग्रेड रहते हैं, आपका FE 415 रहता है और आपके पास सर FE 500 रहता है। बट जब हम बात करते हैं माइल्ड स्टील में तो यहाँ पर हम एज ए FE 250 की बात करते हैं। तो HYSD में कितना होगा सर आपके पास, देखिएगा 0.12 बाई 100 बाई BD, नहीं स्मॉल d आ गया यहाँ पे, ये ग्रॉस नहीं हुआ, ये ग्रॉस नहीं हुआ भाई, देखिएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ HYSD में तो कितना था सर 0.12% बाई BD, परसेंट इंटू BD। तो देखिएगा यहाँ पे 0.12 BD बाई 100, तो ये हो गया आपके पास किसके लिए सर, HYSD के लिए, क्योंकि यहाँ पे D आ रहा है ओवरऑल डेप्थ के रिस्पेक्ट में, यानी कि ग्रॉस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। D की बात करते हैं तो ये कब है सर आपका, ये सर आपका FE 250 के लिए है। क्लियर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट इन RC स्लैब शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर पहले हमने मेन बार की स्पेसिंग देखी थी, मेन बार की जो स्पेसिंग थी आपके पास वो बोल रहा है शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स डेप्थ ऑफ द स्लैब, और आपके पास 300 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग की बात कर लेते हैं, तो आपके पास शुड नॉट बी मोर देन, आपके पास सर 5D और 450। शुड नॉट बी मोर देन का मतलब क्या है कि मिनिमम होना चाहिए 3D और 300 mm का। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ, नहीं सर 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कब आएगा, जब हम सेकेंडरी बार यूज करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब कब आएगा, जब सर हम मेन बार्स यूज कर रहे हैं। तो मेन बार्स की तो पूछी है उन्होंने,
ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट। तो आपका सी क्या हो गया सर, यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, द मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन रेनफोर्समेंट बार शुड नॉट बी। आपसे मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछी है दो मेन रेनफोर्समेंट बार की। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझना होगा। आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शंस है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शंस में आपके पास दो लेयर्स में आपने क्या प्रोवाइड किए हैं, मेन बार्स प्रोवाइड किए हैं। एक आपके पास ये हो गया है, ये 2 हो गई है आपके पास, 3 बार हो गई है, 4 बार हो गई है, 5 बार हो गई है, अपने 6 बार हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास सर, दो डिस्टेंस आएंगे, एक तो सर आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस आएगा और एक आपका वर्टिकल डिस्टेंस आएगा, ये कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारे पास सर ये वाला डिस्टेंस हो गया एक तो, और एक आपके पास ये वाला डिस्टेंस हो गया। तो ये कौन सा डिस्टेंस हुआ सर आपके पास, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ। तो दो डिस्टेंस हुए हैं, कौन कौन से सर, एक तो आप सर आपके पास हॉरिजेंटल स्पेसिंग आएगी और एक आपकी वर्टिकल स्पेसिंग आएगी। तो ये रहेगी आपके पास वर्टिकल स्पेसिंग और ये रहेगी सर आपके पास हॉरिजेंटल स्पेसिंग। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास, नंबर ऑफ बार्स है। अब जो नंबर ऑफ बार्स हो सकते हैं आपके पास अलग अलग डाया के भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो ये डाया मान लेते हैं मेरे पास कितना है, 12 mm का है, दूसरा मेरे पास कितना है सर 16 mm का है, तीसरा सर मान लो मेरे पास 10 mm का है। कुछ इस तरह से मैंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट बार यूज किए। यहीं पे भी सर ये 12 mm का है और ये मेरे पास सपोज करो ये 16 mm का है और ये सपोज करो सर मेरे पास 10 mm का है। तो मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे निकालनी है उसकी हॉरिजेंटल स्पेसिंग की बात करता हूँ। तो जो हॉरिजेंटल स्पेसिंग होगा आपके पास, जिसको मैं x नाम दे देता हूँ, और वर्टिकल स्पेसिंग को जिसको मैं एज ए y नाम दे देता हूँ। ये y हो गया है और ये आपके पास x हो गया। तो जो आपकी हॉरिजेंटल स्पेसिंग होगी वो क्या होगी आपके पास, शुड नॉट बी लेस देन, वो शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए सर आपके पास, डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का भी क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम। डाया ऑफ मेन बार का जो मैक्सिमम होगा, और जो आपने वहां पे एग्रीगेट साइज यूज किया होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, तो मैक्सिमम को मैं MSA लिखता हूं। MSA क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, प्लस 5 mm। तो ये आपको ये कोडल प्रोविजन याद रखना है कि अगर आपसे हॉरिजेंटल स्पेसिंग पूछी है दो मेन बार्स के बीच में, तो कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का जो मैक्सिमम आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे 12 है, 16 है, 10, तो मैक्सिमम क्या हुआ 16। तो डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम लेना। और दूसरा क्राइटेरिया इसका कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, MSA का मतलब क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। बट जब हम वर्टिकल स्पेसिंग की बात करते हैं तो वर्टिकल स्पेसिंग में क्या रहता है, तो आपके पास जो ये रहना चाहिए, शुड नॉट बी, किससे कम नहीं होना चाहिए, डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम, जो भी आपने डाया ऑफ मेन बार मैक्सिमम यूज किया होगा, इसको मैंने डाया लिख देता हूं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई हम, तो इसको भी यहाँ पे डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम जो आपने किया, एक ये रहेगा आपके पास, और रहेगा 2/3। 2/3 क्या रह जाएगा आपके पास, 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, और थर्ड क्राइटेरिया आपके पास 15 mm। तो आपको ये क्राइटेरिया देखना है। क्लियर है, दिखेगा, ध्यान से दिखेगा कि जब आपसे हॉरिजेंटल स्पेसिंग बोली जाएगी तो शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। बट जब आप वर्टिकल स्पेसिंग की बात करेंगे दो मेन बार्स के बीच में, तो शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम, या फिर 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, या फिर 15 mm। इससे क्या होना चाहिए सर, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए। क्लियर है। तो देखिएगा बोला है डायामीटर ऑफ लार्जेस्ट बार, बिल्कुल हॉरिजेंटल की बात कर रहा है कि मैक्सिमम डाया होना चाहिए आपके पास, और 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट विच एवर इज हाइयर। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या है सर, ए ऑप्शंस क्या आ रहा है आपके पास, सही आ रहा है। बी भी देखते हैं कि 5 mm मोर देन द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट ओनली, ओनली नहीं आएगा भाई, तो ये भी गलत हो गया है, सी भी गलत हो गया है, तो नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या आ गया सर आपके पास, ए आ गया। आज उन्होंने हॉरिजेंटल स्पेसिंग के बारे में पूछा है, कल को हो सकता है वो आपसे वर्टिकल स्पेसिंग के बारे में पूछ लें। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखिएगा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसी स्लैब यूजिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में हम कितना करते हैं, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया करते हैं। तो देखिएगा 0.15%, ये कब आएगा सर आपका, माइल्ड स्टील में आएगा, ठीक है। और HYSD में कितना आएगा सर आपका, ये आएगा HYSD में 0.12% आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया सर आपका, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए कॉन्टिन्यूअस स्लैब 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज, एक कॉन्टिन्यूअस स्लैब है जिसकी आपकी लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दे दिया है। लॉन्गर स्पैन बोला आपके पास और शॉर्टर स्पैन, तो लॉन्गर स्पैन कितनी है, 3.5 मीटर। तो LY बोलता हूं मैं लॉन्गर स्पैन को जो 3.5 मीटर है, शॉर्टर स्पैन कितना है सर आपके पास, 3 मीटर्स का है। क्लियर है। आगे क्या बोला उसने, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाइड वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। तो सबसे पहले तो आप चेक कर सकते हैं कि सर ये आपका 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन LY बाय LX। अगर क्या हो हमारे पास सर लेस देन 2 रहा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सर 2 वे स्लैब रहेगा। क्या रहेगा सर, 2 वे स्लैब। तो यहाँ पे लॉन्गर स्पैन कितना है सर, 3.5 मीटर है, ये 3 मीटर से अगर ये लेस देन 2 रहा तो आपके पास क्या रहेगा सर, ये 2 वे स्लैब रहेगा। तो ये तो आप जान ही चुके होंगे कि ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये क्या है सर, मेरा 2 वे स्लैब है। अब हमने जब देखना है कि 2 वे स्लैब में जो आपका स्पैन टू डेप्थ रेशियो होता है एज पर IS 456/2000 के मुताबिक अगर हम बात करते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शंस की, वर्टिकल डिफ्लेक्शंस की इन 2 वे स्लैब, इन 2 वे स्लैब। तो यहाँ पे क्या था पहले सर आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ स्लैब थे और दूसरा था सर यहाँ पर आपके पास कंडीशन स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ, स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ कुछ इसी तरह से था। तो यहाँ पे जो आपके पास सर टाइप्स ऑफ स्लैब में हो सकता है वो सर सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास सर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है आपके पास, कौन कौन सी, एक तो थी सर आपके पास माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील में, और एक थी HYSD में। तो सपोर्ट कितना था यहाँ पे सर, ये था हमारे 35 और ये कितना था सर आपके पास 45। यहाँ पे सर 80% कम कर दिया, 28 हो गया और यहाँ पे 32 हो गया है। क्लियर है। तो देखिएगा आज कौन सा है सर, कॉन्टिन्यूअस स्लैब है। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि सर आपके पास आपको किस कंडीशंस में निकालनी है, मतलब आपको माइल्ड स्टील के केस में निकालनी है या आपको HYSD के केस में निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पर इन केस ऑफ माइल्ड स्टील हम बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ माइल्ड स्टील की बात कर लेते हैं आपका, और भी स्लैब कैसा है सर, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्लैब है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ, स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितना रहेगा सर आपके पास माइल्ड के केस में 40 रहेगा। तो यहाँ पे 40 आ गया है, ठीक है। मैं HYSD का भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया आपका इन केस ऑफ HYSD में, तो आपके पास स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ जो रहेगा आपके पास वो कितना रहेगा सर, 32 रहेगा। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे स्पैन ओवरऑल डेप्थ निकालना आपके पास। अब जो स्पैन दिया है, स्पैन कितना दिया है, अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा स्पैन करना है। तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको शॉर्टर स्पैन लेना है। क्या आंसर लेना है, शॉर्टर स्पैन आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन कितना है, 3 मीटर का है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ निकल जाएगी, तो ओवरऑल डेप्थ क्या आ जाएगी आपके पास, ओवरऑल डेप्थ ही निकालनी ना आपको, ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे स्पैन कितना है सर आपके पास, स्पैन है सर 3 मीटर, क्योंकि शॉर्टर स्पैन लेना है आपको। तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300/40 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा सर, ये 7.5 सेंटीमीटर आ गया है। क्योंकि आपके पास ये मीटर है, मीटर से आपने इसको सेंटीमीटर बनाया तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। 3.5 को भी आप कर सकते हैं, तो ये भी 350 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है। बट ध्यान रखना शॉर्टर वाला ही लेना है अपने एनालिसिस के लिए। 7.5 यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा,
ओवरऑल डेप्थ जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा कितना है सर, 3 मीटर का है तो 300 कर दिया सेंटीमीटर में, और यहाँ पे हो गया आपके पास 32। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपसे 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9.372 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब ऑप्शन के साथ खेलिएगा। तो ऑप्शन आपके पास 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, तो 5 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, यानी कि आपके पास 7.5 सेंटीमीटर आया। यानी कि उसने किसके रिस्पेक्ट में बात की है आपके सर, उसने माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में बात की है। पहले चेक करना है कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। अगर वन वे स्लैब होता तो कंडीशन और थी, बट जब टू वे स्लैब है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन रहता है वो आपके पास कुछ इस वे में रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट सेशंस में हमने क्वेश्चंस किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने काफ़ी डिटेल वाइज कवर किया है। बेटर होगा कि आप भी इन क्वेश्चन को इसी वे में कवर कीजिए, ताकि आपका थ्योरी का भी कम से कम 80 to 90% पार्ट रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप फर्स्ट सेशन को अच्छे से इंजॉय कीजिएगा और प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिएगा।